चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। टेस्ट के सॉल्यूशंस आप सबको मिल गए होंगे, है ना, ग्रुप पे अपलोड हो गए थे। और आई थिंक आपने एनालिसिस भी कर लिए होंगे कि कहाँ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें। पिछली बार टाइम पे आया करो। इधर आ, इधर एक मिनट। अरे इधर से चा, इधर ही है, इधर इधर इधर। वो दोनों इंक की बोतल उठा के इधर रख, काम में आ कुछ। हाँ, लास्ट वार्निंग, कल से लेट आया तो बाहर चला जाओ जल्दी अंदर। दिल दरिया है मेरा, है ना, अलाउ कर देता मैं। ठीक कर दो, रेंद्र। चलो तो देखो बेटा, अब हम लोग अगला टॉपिक जो देखने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर क्या आएगा वो? पिछली बार क्या था टॉपिक नंबर? 2.3 आया था ना, अब आएगा 2.4, दैट इज एक्सेलरेशन। हम ना पर्दा ठीक कर दे अरेंद्र, बस। चलिए हो गया, रेडी, फोकस। कई साल पुरानी बात है, सदियों पुरानी बात है, जब हम लोग स्पीड के बारे में जान चुके थे, है ना, वेलोसिटी के बारे में जान चुके थे, मगर अब तक जो सारी स्टडी हो रही थी वो यूनिफॉर्म स्पीड को लेकर हो रही थी, है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं इतनी रफ्तार से इतनी देर के लिए जाऊंगा तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा, ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अलग अलग केसेस में मेरा डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, वो सब हम कैलकुलेट कर चुके थे। मगर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार जरूरी थोड़ी है कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, वो तो बढ़ भी सकती है जाते जाते और कम भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूं, कहां से कहां? हाँ, अकोला से बालाकोट। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं एक ही स्पीड से जाऊंगा, है ना, हो सकता है स्पीड बढ़ाते हुए जाऊंगा, है ना। मान लो मैं निकला, अगर बाइक पे जा रहा तो बढ़ाते हुए निकला, या फिर कम करते है कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या फिर कभी बढ़ा रहा कभी कम करा, है कि नहीं। तो भाई बात ऐसी है, जरूरी नहीं है कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्पीड तो बदलती रहती है। मगर स्पीड तो कई चीजों के साथ बदलती, मतलब बदलती हुई स्पीड को मैं कई चीजों के साथ कंपेयर कर सकता हूं, खास तौर से डिस्टेंस के साथ, है कि नहीं। बोले कैसा? जब जनाब अकोला से निकले थे तो उनकी स्पीड 0 थी, जब याला पहुंच गए तो उनकी स्पीड 60 हो चुकी थी। मैंने अब यहां बताओ स्पीड बताया, पहले इतनी थी, याला पहुंचने पे कितनी हो गई? 60। मैंने ये जो स्पीड में बढ़त बताया, मैं मतलब स्पीड बढ़ गई, इसको मैंने किससे कंपेयर किया? डिस्टेंस से, है ना। चलो आप याला वाला आपके लिए लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल जा रही है, बोले कहाँ है याला, हमको मालूम नहीं सर। चलो एक इमेजिन कर लो कि मैं जब निकला था मेरे घर से 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी मेरी गाड़ी की, मैं 2 किलोमीटर आगे गया तो मेरी स्पीड लगातार बढ़ रही थी, और जब मैं 2 किलोमीटर आगे गया तो मेरी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। आप समझ में आया कि मैंने अब यहां स्पीड को बढ़ता हुआ बताया, 0 से कहां तक पहुंचा मैं? 40। 0 से 40 कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर ट्रैवल करने पे। तो मैंने ये स्पीड को डिस्टेंस के साथ कंपेयर करके बताया, है ना। मगर एक और काम कर सकते हैं, स्पीड को तो टाइम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि जब मैं घर से निकला 0 सेकेंड्स, मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाते गया, आधे घंटे तक मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते गया, और जब आधा घंटा हो चुका था मेरी गाड़ी की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। तो
तो अभी मैंने फिर से स्पीड को बढ़ाया, मगर मैंने कंपैरिजन किससे किया? टाइम के साथ किया। तो ये बड़ा एक गौर फिक्र वाली बात थी उस वक्त कि स्पीड को किससे कंपेयर किया जाए। तो शुरू में तो साइंटिस्ट ने, लोगों ने माना कि डिस्टेंस सही रहेगा, है ना, और उन्होंने स्पीड को डिस्टेंस के साथ कंपेयर करना चालू कर दिया। मगर कई बार फिर साइंटिस्ट ने एक और चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं, है ना, तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। कोई बता सकता है हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। मान लो मैं तंग आ गया तुम लोगों से, है ना, तुम लोग पढ़ी नहीं रहे फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री। मैंने बोला चलो तुमको मेरी तरफ से ट्रीट, मैं तुमको, है ना, एरोप्लेन में ट्रीट देता, है कि नहीं? तुमको लेके गया प्लेन में 2000 फीट की ऊंचाई, है कि नहीं? मैं बोलूँगा चलो तुमको नज़ारे दिखाता, गेट खोलेगा पीछे का, टैंग 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 टैंग, है ना, फिर उसके बाद यूं, है कि नहीं? बस फिर देख देख कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैंने मार दिया तुमको धक्का, मतलब अब पढ़ो फिजिक्स। मैं भी कूदूंगा तुम्हारे साथ, बट मैं पैराशूट लेके, है कि नहीं? शुरुआत में आपकी दोनों की स्पीड क्या थी? 0। 1 सेकंड के बाद बता तेरी स्पीड क्या है? तुम बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड। चलो 9.8 थोड़ा मुश्किल जाता, अपन 10 पकड़ते, है कि नहीं? 10 से ज़्यादा आसान रहेगा। 1 सेकंड के बाद बोलूँगा कितनी स्पीड है, तो बोलेगा 10 मीटर पर सेकंड। फिर एक और सेकंड के बाद बता तेरी स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। फिर एक और सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड। एक और सेकंड के बाद, एक और सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड के बाद तुम्हारी स्पीड बढ़ रही। अप्रॉक्सीमेटली कितने से बढ़ रही? 10 10 10 10, और एक्यूरेटली 9.8 से बढ़ती है। तो तुम्हारी जो स्पीड होती है हर इक्वल टाइम में इक्वल लेवल पे बढ़ती है। मतलब अगर मैं बढ़ती हुई स्पीड को टाइम से कंपेयर करूं, बढ़ती हुई स्पीड को यहां पे टाइम से कंपेयर करूं, तो मुझे हर बार क्या मिलेगा? इक्वल अमाउंट मिलेगा, हर बार इक्वल अमाउंट मिलेगा। वैसी गाड़ी जब चलाते हैं आप, कार, है ना, कार का जो इंजन का डिज़ाइन होता है, इंजन का जो डिज़ाइन होता है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि भाई मान लो एक पूरा सन्नाटा, मतलब एकदम पूरा साफ रोड है, जैसे कि एयरपोर्ट का होता है, एक्सीलेटर पे पार रखा आपने, है ना, आपको मान लो आपको टेस्ट ड्राइव दे रहा हूँ, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि मैंने ये नई फरारी लेकर आया है, आप ज़रा चेक करो तो कैसी गाड़ी। फरारी पुरानी होगी, लैम्बोर्गिनी, है ना तो भाई नई लैम्बोर्गिनी लाया है, ज़रा चेक करो तो भैया ये कैसी गाड़ी है, तो है कि नहीं? तो भैया अब हुआ ये कि जब तुम यहाँ से निकले, गाड़ी का जैसे तुमने एक्सीलेटर दबाए, है ना, जूम करे गाड़ी एकदम से निकलती है आगे। 1 सेकंड के बाद आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 सेकंड के बाद आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 सेकंड के बाद आपकी स्पीड, है ना, 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये हर एक सेकंड के बाद आप देख रहे हैं 40 से स्पीड बढ़ते जा रही है कि नहीं? तो टाइम के साथ जो स्पीड में बदलाव आता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो सर बोले डिस्टेंस के साथ नहीं आता क्या? नहीं। प्लेन रोड है, सन्नाटा रोड है एकदम बोलेंगे जिसको, है ना, मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ करके, लैम्बोर्गिनी अपनी, और एग्जाम्पल के लिए मान लो थोड़ा सा उसकी स्पीड लिमिट 1000 किलोमीटर पर आवर, ऐसा है नहीं मगर मान लो, मानने में क्या जा रहा है कि नहीं? अब ऐसा है कि भाई मैंने क्या करा, गाड़ी को आगे भगाया जब करके, 1 किलोमीटर गाड़ी चल गई। कितनी? 1 किलोमीटर। गाड़ी की स्पीड क्या है? तो बोले आपने 100 किलोमीटर पर आवर। फिर और 1 किलोमीटर गाड़ी चल गई, कितनी स्पीड पहुंच गई? 100 किलोमीटर पर आवर। फिर एक और 1 किलोमीटर आगे चल गई, कितनी स्पीड आ गई? एक और 100 किलोमीटर पर आवर, बढ़ती आ रही, अब 300 हो गई। मतलब पहले 1 किलोमीटर में कितनी थी? 100, अगले 1 किलोमीटर में 200, अगले 1 किलोमीटर में 300। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा वैसे वैसे स्पीड बढ़ते जा रही है। अच्छा, इक्वल लेवल पे, सही बात है, अच्छी बात है। मगर कुछ साल पुराने अगर इंडियन रोड्स देखे जाए, है ना, अभी तो भला हो नितिन गडकरी जी का, है ना, कि उन्होंने हर जगह 4 लेन बना दिया है, मगर कुछ साल पहले की बात जाती है जहां ज़बरदस्त रोड हुआ करते थे, है कि नहीं, गड्ढे गुड्ढों से भरे पड़े, है कि नहीं। अब फिर से वही गाड़ी है,
लैम्बोर्गिनी मेरी, है ना, आमीन सुमा आमीन। तो अब भैया, अब मैं बोलूंगा अब तुम टेस्ट ड्राइव करो। फिर से आपको 1 किलोमीटर जाना है, आप लगातार एक्सीलेटर दबा रहे, तो क्या लगता है आपकी गाड़ी वापस से 100 टच कर लेगी क्या 1 किलोमीटर के बाद? नहीं, गड्ढे गुड्ढे है ना, इतने सारे रेजिस्टेंस आएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब शायद आपकी स्पीड 50 या 60 पहुंची होगी, फिर है ना गड्ढे और बढ़ गए आगे जाके, है ना। 2 किलोमीटर आप चल के गए और आपकी स्पीड कितनी पहुंची? अभी 110 पर ही पहुंची। पिछली बार एकदम साफ रोड पे कितना पहुंची थी? 100 से बढ़ रही थी। तो अब देखो, बताओ, डिस्टेंस तो अभी भी इक्वल ले रहा हूं मैं 1-1 किलोमीटर का, मगर जो स्पीड में चेंज आ रहा है सेम आ रहा है क्या? बदलता हुआ आ रहा है ना। तो वही बात हो रही बेटा, कि डिस्टेंस के साथ स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगा, ये बात तय नहीं है। डिस्टेंस के साथ स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ये बात तय नहीं है, ये पक्का नहीं है, मगर ऐसा कई जगह देखा गया है ना। जैसे कि कोई फ्री फॉल बॉडी है और कोई गाड़ी आप चला रहे हैं, तो टाइम के साथ स्पीड में चेंज आने के चांसेस ज़्यादा है। कि अगर मैं टाइम के साथ कंपेयर करके देखूं तो भैया इसमें स्पीड के अंदर जो बदलाव है वो कांस्टेंट रहेगा। वहां से फिर जन्म हुआ कि हाँ, अब बदलती हुई स्पीड को अपन टाइम से कंपेयर करेंगे। फिर बोले अब उसको टर्मिनोलॉजी को नाम क्या देंगे फिर अपन? तो उन्होंने उसका टर्मिनोलॉजी का नाम दिया एक्सेलरेशन, है ना। फिर हम ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन 2 तरह से पकड़ते हैं अपने, एक होता है एवरेज वैल्यू और एक होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो चलो देखते हैं सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन। The rate of change of velocity with respect to time is called as average acceleration, is called as average acceleration। तो average acceleration final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time, यानी कि डेल्टा वेक्टर v अपॉन डेल्टा t। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलवेज डायरेक्टेड in a direction in which velocity changes। ये आप पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन में भी। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन L1T-2। डायमेंशन क्या हो रहा है आपका? L1T-2। चलिए देखिए फटाफट। ठीक है, जा रहा है।
चलिए, हुआ क्या? देखो, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी कैसा चेंज होता है? सिर्फ वैल्यू बढ़ने से वेलोसिटी चेंज हो जाता क्या? जैसे कि मान लो मैं यहां से निकला, मेरी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, मैंने एक्सीलरेटर को बढ़ाया, अब मेरी गाड़ी की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ गई है ना, एक्सेलरेशन मिला, नो डाउट एक्सेलरेशन मिला। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वैल्यू बढ़ने से ही एक्सेलरेशन मिलता है ना, क्योंकि देखो क्या है डेफिनेशन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, है ना। तो वेलोसिटी जब ये वर्ड बोलते हैं हम लोग, तो हमको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो अब अगर मैं जा रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अचानक से मैंने टर्न ले लिया, गाड़ी की स्पीड वही है 40 की 40 ही है, मगर मैंने क्या कर लिया? टर्न ले लिया। ये जरूरी नहीं कि वापस आऊंगा, मैं ऐसा इधर भी जा सकता हूं, कहीं पे भी जा सकता हूं। मैंने अपना क्या किया? डायरेक्शन चेंज किया। तो अगर मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया, वैल्यू वही है, सिर्फ क्या हुआ? चेंज डायरेक्शन, तब भी माना जाता है कि वेलोसिटी चेंज हुआ। आया ना? तब भी क्या माना जाता है? वेलोसिटी चेंज हुआ। और अगर वेलोसिटी चेंज हुआ है तो हमने क्या हासिल किया है? एक्सेलरेशन हासिल किया है। आई वह बात समझ में आपको? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ वैल्यू बदलेगा। अगर किसी चीज का वैल्यू कांस्टेंट हो और सिर्फ क्या बदला हो? डायरेक्शन, तो उसमें भी एक्सेलरेशन हमको मिलेगा। मगर जैसे कि हम जानते हैं ये चैप्टर क्या है? मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम सिर्फ डायरेक्शन अगर बदलेंगे भी तो स्ट्रेट लाइन में बदलेंगे, है ना, मतलब जाके सिर्फ वापस आएंगे अपन। अगला चैप्टर जो है मोशन ऑफ प्लेन, उसमें कोई भी डायरेक्शन जा सकते हैं आप, 90 डिग्री के डायरेक्शन में, 60 डिग्री के डायरेक्शन में, इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। बल्कि उस टाइप के एग्जाम्पल हमने वेक्टर्स में लिए हुए हैं। आपको याद होगा वो ट्रक था, वो पलट गया था, वो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो मोशन ऑफ प्लेन में आएगा जो वापस से। तो खैर देखो, एवरेज एक्सेलरेशन पे तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत गिने चुने क्वेश्चंस बनते हैं, और वो कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। चलो एग्जाम्पल्स। कंसिडर a vehicle moving at a speed of 10 meter per second, accelerates, is being accelerated to 15 meter per second in 5 seconds. Calculate in same direction, लिखना जरूरी है। Calculate average acceleration। आप क्या करो? एवरेज एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके बताओ। देखो भाई कितना आसान है। एवरेज एक्सेलरेशन हम जानते हैं वो क्या होता है? डेल्टा वेक्टर v अपॉन डेल्टा t, है ना। फिलहाल डायरेक्शन सेम है तो आप मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल डायरेक्शन तो वही है ना। तो मैं बोलूँगा पहली स्पीड क्या थी? 5 मीटर, पहले कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। बाद में कितनी होगी? 15। तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, अपॉन टाइम कितना लग गया? 5। तो कुल मिला के 5 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, है कि नहीं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता मैं, अगर वेक्टर फॉर्म में मुझे सॉल्व करना पड़ता, मान लो जिस साइड में वो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ऐसा इमेजिन कर लो। तो मैं बोलूँगा ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 15 i कैप।
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो बोले 5 आई कैप टाइम डेल्टा टी, तो स्केलर क्वांटिटी है तो वो 5 ही रहेगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, सॉरी 5 10, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 5 आई कैप अपॉन 5, दैट इज इक्वल्स टू 1 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझे। अगर वेक्टर फॉर्म में करना है सॉल्व तो ये ऐसा करेंगे आप, स्केलर फॉर्म में करने बैठे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपका ये हो चुका होगा इधर का पार्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं, बस थोड़ा सा एक चेंज लेके आऊंगा। कंसिडर अ व्हीकल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड is being accelerated to 15 meter per second in 5 seconds in opposite direction. Calculate average acceleration. आप एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताओ। देखो अब डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर ऐसा कुछ मैटर आता है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मेरे राय में आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो, आपको आसान जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, आप कितनी थी बताएंगे, देन 10 मीटर पर सेकेंड, और मान लो कि उसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस था, तो 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसीलिए माइनस साइन लग गया। टाइम कितना लग गया था आपको, 5 सेकेंड्स, इजंट इट। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो भैया कितना आएगा आपका, -15 आई कैप -10 आई कैप अपॉन 5, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल कितनी है, -15 है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -25 आई कैप अपॉन 5 -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, अगर सिर्फ उसने मैग्नीट्यूड पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, तो आप सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। आई के बात समझ में आपको। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसीलिए इसको मैंने माइनस साइन लगा दिया, मतलब चेंज नहीं बोलना चाहिए, ऑपोजिट हुआ, तो ऑपोजिट हुआ इसीलिए मैंने इसको माइनस साइन लगा दिया और कैलकुलेशन इस तरह से किया। तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये माइनस माइनस दोनों जगह आने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, एडिशन हो चुका है। आया समझ में आपको, लिखिए। इधर का हो चुका है आपका, किसी का बाकी है, अदना लिख रहा ना, मैं चेक कर लूंगा आके कभी भी। सभी का हो चुका है, फिर जैसे ही मिटा तो स A car traveling at a speed of 20 meter per second
on seeing an object, driver applies brake and stops the car off in 4 seconds. Calculate the average deceleration of the car. तो भैया गाड़ी मस्त जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ड्राइवर ने कुछ तो भी देखा और अचानक से उसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक गाड़ी कितनी देर में जाके रुकी? 4 सेकंड में। तो एवरेज डी एक्सेलरेशन पता लगा। डी एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? स्पीड का कम हो जाना, ठीक है, -5, करेक्ट, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव साइन वो इंडिकेट करता है कि यहां रिटार्डेशन हुआ है। चलिए, अब ऐसा है, मैं कहूंगा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? आप कहेंगे सर वो तो थी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भैया? 0। गाड़ी रुक गई ना, तो बोले 0 मीटर पर सेकेंड। सारा खेल कितनी देर में हुआ? 4 सेकेंड में। तो एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो हो जाएगा फाइनल कितना था? 0 -20 अपॉन कितना? 4, ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? रिटार्डेशन, मतलब उसको गाड़ी की स्पीड को पीछे की तरफ लोटा खींचा गया, मतलब कहेंगे रोका गया, रिटार्डेशन। हाथ पूछ रहा हुआ बेटा? इधर का हुआ? क्वेश्चन हो गया होगा? सॉरी सर, सॉल्यूशन? मैं बोला भैया माफिया मांग रहा क्या? चलिए, instantaneous acceleration, instantaneous acceleration,
चलो हुआ। चलो ध्यान दीजिए बेटा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी at any instant is called as instantaneous acceleration। तो किसी बॉडी की एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पर इस वक्त उसका एक्सेलरेशन क्या है ना। तो हम जब इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो, सिंस एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते थे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता था, तो बोले भैया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे बेटा वही होगा, बस आपके टाइम की जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, है ना। अगर मान लो आप वही कैलकुलेट कर रहे हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मगर मसला क्या है? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि टाइम की लिमिट बहुत ज्यादा छोटी है, जीरो के करीब है ना, तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? तो बोले छोटे छोटे बातें करने के लिए, छोटे छोटे चेंजेस के लिए आप क्या करते हैं? डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अरे ये साला फिर टपका, अरे बहुत टपकने वाला है, इसीलिए फॉर्मूले याद करो, है कि नहीं। जाओ, वो नहीं तो तुम देखिए आजकल वो बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे, वो एक बच्ची है छोटी सी चाइनीज, वो यूं करके कुछ करती है ना, तो कम से कम वो तो भी ट्राई करो। अरे यार कितना स्लो लिखते यार तुम लोग। क्वेश्चन भी नहीं हुआ, वही पूछ रहा। तो भाई समझ में आया क्या? तो ऑफ कोर्स ये जब ऐसा रहता है तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहता है, वेयर, ठीक है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम बोलने का मतलब क्या रहेगा कि वेलोसिटी की इक्वेशन टी के फॉर्म में रहेगी और उसको डेरिवेटिव लेना है। बेसिक 3 फॉर्मूले लगते हैं उसमें जनरली, है कि नहीं। पहला तो क्या है, वो कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता, ए एक्स का ए होता, और एक्स रेज़ टू पावर एन का एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1। वही गिने चुने 3 फॉर्मूले लगते पहले के, ठीक है ना। अब ऐसा है, एक कमाल की बात बताता हूं, देखो भैया नोट, इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन है, चलो समझ में आता है, डेरिवेटिव करेंगे चुपचाप, हो गया। अब आप बोलेंगे अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो आप बोलेंगे सर एक्स के साथ डेरिवेट कर डालो, नहीं चलेगा। अगर मैं एक्स के साथ डेरिवेट कर भी दूं तो वो एक्सेलरेशन थोड़ी रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर वेलोसिटी की इक्वेशन एक्स में आ गई तो क्या करेंगे? नहीं। क्यों करेंगे भैया इंटीग्रेट? जबरदस्ती। देखो इधर क्या करेंगे, अब देखो ऐसे सिचुएशन में एज एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं आप? डीवी अपॉन dt, हाँ या ना? डीवी अपॉन dt लिख सकते। मैं जबरदस्ती का यहां पे एक चीज डाल रहा हूं, dx। क्या डाल रहा हूं मैं? dx। जबरदस्ती का मैंने क्या डाल दिया? dx। अब ये dx जब आपने जबरदस्ती का डाले तो जब मैंने मल्टीप्लाई भी किया तो डिवाइड भी किया, इससे आंसर पे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? वैल्यू पे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। अगर आपने मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी किए,
जैसा कि अगर मान लो मैंने तेरे से 1 लाख रुपए उधार दिया, ले लिया, ला 1 लाख रुपए दे ना। अब इमेजिन इसने मुझे 1 लाख रुपए दिया, हाँ, अब अगर मैंने ले लिया और उसको बदले में कुछ गिरवी नहीं रखा मैंने, तो उसको फर्क पड़ गया, इसकी सेविंग में से 1 लाख रुपए कम हो गई। मैं अगर गायब हो जाऊं तो गए इसके 1 लाख रुपए, है कि नहीं? तो जब आप कुछ लेते हैं जबरदस्ती का, तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो मैंने तेरे पास अपनी रोलेक्स की घड़ी गिरवी रख दिया, है कि नहीं? इमेजिन कर ले, है ना? अभी है नहीं, आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, है कि नहीं? तो मैंने तेरे पास रोलेक्स की घड़ी गिरवी रखा और उसके बदले 1 लाख रुपए लिया, तो अब तेरे को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा। अरे है ना, सर ने अगर गड़बड़ गया मैं बेच डालूंगा घड़ी को, है ना, मैं वो भी ज़्यादा बेचूंगा, मेरे फायदा है। तो वही ऐसा है, जबरदस्ती का आपने क्या करा, डीएक्स डाले, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, डीएक्स डिवीजन में भी डालना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े उसके अंदर। अब ऐसा इसकी सीक्वेंस को बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। डीएक्स को इधर ला लो और डीवी को उधर धकेल दो, तो बोले उससे क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt क्या होता है, ये तो वेलोसिटी होता है। अरे हाँ या ना, भूल गए? dx अपॉन dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ना। तो मैं यहां लिखूंगा सिंस dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू v, देयरफॉर a इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय dv बाय dx। तो ये फॉर्मूले से इसको सॉल्व करो। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स रहा तो बोले कैसा, अरे वो वेलोसिटी की जो भी इक्वेशन, या सिर्फ वेलोसिटी लिख डालो यहाँ पे और इक्वेशन लिख डालो उसका, और जो तुम्हारे को इक्वेशन दी गई है उसको एक्स के साथ डेरिवेटिव ले लो, तो तुम्हारा आंसर एक्सेलरेशन तुमको मिल जाएगा। वैसे इसके अलावा भी एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा। आया क्या समझ में? एग्जाम्पल लेंगे, है ना, सब्र करना, है ना। आया क्या समझ में आपको? ये कब का खेल है, मगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है दिया हुआ। आया ना समझ में? और ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसमें रूट होता है या 1 अपॉन होता है, तो डेरिवेटिव का वो लेवल का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मान गए। सेकेंड पॉइंट एक बात ध्यान में रखो, एज एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, जैसे कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, तो मुझे एक बात बताओ, डेरिवेटिव ग्राफिकली किसके इक्विवेलेंट होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ के। तो इसका मतलब इट मींस एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय इवैल्यूएटिंग slope of velocity time graph। इसका मतलब यह हुआ एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के मदद से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक और बात समझ में आई यहां पर, बोले क्या, सिंस एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, तो मैं यहां dv को क्या लिख सकता हूं, a इंटू डी टी। dv को क्या लिख सकता हूं, a इंटू डी टी। dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। a इंटू डी टी क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है। ये a इंटू डी टी बोला मैंने, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं मान लो डेल्टा v कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dv का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, है ना। तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी t1 टू t2। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन t में दी गई है, तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके आप चेंज इन वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
दैट इज इफ a इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t, वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करो और क्या कैलकुलेट कर लो बेटा, चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करो। अगर याद आया होगा, जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, तो यही तरह का फॉर्मूला अब लेकर v इंटू डी टी लेकर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते थे, है कि नहीं। तो वैसे ही अगर मेरे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन लेकर आप सिर्फ वेलोसिटी नहीं बोलना, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी भी निकाल सकते। मान लो तुमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, तो आपका कुछ वैल्यू ऐसा आएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू कोई नंबर आएगा, इसको लिए बात है कि नहीं, कोई नंबर आ जाएगा, मान लो 10 मीटर पर सेकंड आ गया और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोले 10 + 2 है ना। एग्जाम्पल्स बता दूंगा मैं आपको। तो इस तरह से ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आया बात समझ में आपको, है कि नहीं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। और एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ना है मुझे। ये वाला पार्ट हो गया सभी का, किसी का है डेफिनेशन लिखना बाकी? सो पॉइंट नंबर 4, एज डेल्टा v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी T1 टू T2, है ना। गौर से सुनो भैया, जैसे के आपका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इक्विवेलेंट किसके था, स्लोप ऑफ द ग्राफ के। इंटीग्रेशन किसके इक्विवेलेंट होता है, एरिया अंडर द कर्व के। अपन लास्ट टाइम अभी पिछला जो लेक्चर हुआ है ना, आपने एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे। तो जैसे कि आपका डेरिवेटिव इक्विवेलेंट होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ के, इंटीग्रेशन इक्विवेलेंट होता है एरिया अंडर द कर्व, है ना। स्लोप ऑफ द कर्व नहीं, एरिया अंडर द कर्व विद इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो मैं यहां पर से एक और नतीजा निकालता हूं कि बोले वो क्या है, कि जैसे कि मैं जानता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टाइम का इंटीग्रेशन से आ जाता है, तो चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम इंटरवल कैन also be calculated using area under the curve। तो भैया चेंज इन वेलोसिटी आप आर भी निकाल सकते हैं यूजिंग एरिया अंडर द कर्व फॉर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये बताना जरूरी है किसके ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या मैं एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लूं, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। आई बात समझ में आपको, लिख डालिए टाइम। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग कल देखेंगे।